महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा था, धन आता जाता रहता है। आज हम इसी आते जाते धन की एक, आप कह सकते हैं, दिलचस्प कहानी पर गौर करेंगे। हाँ, और ये कहानी आजकल ब्रिटेन में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, कैसे नीतियां असर डालती हैं। सही कहा। आज हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन से बहुत बड़ी तादाद में अमीर लोगों के देश छोड़कर जाने की। जी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये असल में एक बड़े आर्थिक और शायद सामाजिक बदलाव का भी संकेत दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो दुनिया भर के मामलों पर जो नजर रखते हैं। जी हाँ। उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो वैश्विक पूंजी है, जो टैलेंट है, ये कैसे और क्यों अपनी जगह बदलते हैं। हाँ, और ये जानना इसलिए भी अहम है क्योंकि ब्रिटेन जो दशकों से आप जानते हैं दुनिया भर के पैसे और प्रतिभा को खींचने वाला एक बड़ा सेंटर माना जाता था। बिल्कुल, एक हब था। हाँ, एक हब था। अब वो इस मामले में अपनी पुरानी पकड़ ऐसा लगता है खोता जा रहा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। हमारी ये जो पूरी बातचीत है आज, ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के एक ताज़ा विश्लेषण पर आधारित है। जी। उसका शीर्षक है ब्रिटेन से अमीरों का पलायन, कारण और समाधान। तो आज हम इसी विश्लेषण की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, देखते हैं क्या कहता है ये विश्लेषण। हम जानेंगे कि पलायन क्यों हो रहा है, इसका क्या असर पड़ सकता है, ब्रिटेन के सामने क्या रास्ते हैं, और शायद भारत जैसे देशों के लिए भी इसमें कुछ सीखने को हो। बिल्कुल, यही बात है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मामला है कितना बड़ा, स्केल क्या है इसका। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं। हाँ, आंकड़ों से शुरुआत करना ठीक रहेगा। एक वित्तीय सेवा कंपनी है UBS, उसका अनुमान है कि 2028 तक ब्रिटेन में जो करोड़पति हैं उनकी संख्या करीब 5 लाख घट सकती है। 5 लाख? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, 30,60,000 से घटकर करीब 25,40,000 रह सकती है। ये तो एक जबरदस्त गिरावट है। और ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है ना? अभी क्या हो रहा है? हाँ, अभी की हालत देखें तो अनुमान ये है कि अकेले 2024 में ही इसी साल करीब 10,800 बहुत अमीर लोग, HNWIs जिन्हें कहते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। हाँ वही HNWIs, वो ब्रिटेन छोड़ चुके हैं। अच्छा। और अगले साल 2025 में ये संख्या बढ़कर 16,500 तक पहुंच सकती है। 16,500 एक साल में? ये वो लोग हैं जिनके पास काफी निवेश करने लायक पैसा होता है। हाँ बिल्कुल। और इसका ये हुआ कि इनके जाने से लगभग 92 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो निवेश योग्य संपत्ति है, 92 बिलियन डॉलर्स, हाँ, वो भी देश से बाहर जा रही है। ये आंकड़े न सिर्फ ब्रिटेन के लिहाज से बड़े हैं, बल्कि सुनने में आ रहा है कि इस साल दुनिया में किसी भी देश से बाहर जाने वाले अमीर लोगों की ये सबसे बड़ी संख्या है। सही कहा। अगर तुलना करें तो चीन से करीब 7,800 और भारत से लगभग 3,500 HNWIs के बाहर जाने का अनुमान है इस साल। ओह, तो ब्रिटेन का आंकड़ा तो इनसे कहीं ज्यादा है। हाँ, कहीं ज्यादा। तो जैसा आपने कहा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और शायद समाज में भी कुछ बुनियादी बदलाव आ रहे हैं। दशकों तक देखिए, दुनिया ब्रिटेन को एक ऐसे ठिकाने के तौर पर देखती थी जहां आर्थिक समझदारी थी, राजनीतिक स्थिरता थी, एक खुला कल्चर था। हाँ, एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। बिल्कुल, इन सब का एक बढ़िया मिश्रण मिलता था और ये चीजें दुनिया भर के पैसे को चुंबक की तरह खींचती थी। लेकिन अब लगता है ये कहानी बदल रही है। पैसा तो आज भी गतिशील है, वो तो उसकी क्या कहते हैं, फितरत है। वो तो हमेशा चलता रहता है। लेकिन अब उसकी दिशा ब्रिटेन से बाहर की तरफ ज्यादा दिख रही है। ये चिंता की बात है ब्रिटेन के लिए। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दशकों तक ब्रिटेन में अमीरों के लिए एक तरह का अलिखित सौदा था, कह सकते हैं। हाँ, एक तरह का समझौता। हाँ, कि भाई आप यहाँ रहें, एक सुरक्षित स्थिर दुनिया से जुड़े माहौल का फायदा उठाएं और बदले में एक ठीक ठाक प्रगतिशील टैक्स व्यवस्था के जरिए देश चलाने में अपना योगदान दें। क्या अब ये सौदा कमजोर पड़ रहा है? ऐसा लगता तो है। और इसकी वजह देखिए सिर्फ टैक्स की दरें नहीं है, हालांकि वो भी एक मुद्दा है। अच्छा। असल में ये कई चीजों का मिला जुला असर है, जैसे आर्थिक अनिश्चितता है, ब्रेक्जिट के बाद से जो एक उथल पुथल मची हुई है वो है। हाँ। और साथ ही अमीरा और उनकी संपत्ति के प्रति एक ज्यादा सख्त या कहें तो एक तरह का दंडात्मक रवैया बढ़ता दिख रहा है।
टैक्स की बात करें तो ब्रिटेन में जो 45% की सबसे ऊंची इनकम टैक्स दर है, हाँ, एडिशनल रेट जिसे कहते हैं। हाँ, ये 112,140 से ज्यादा सालाना आमदनी पर लगती है। तो ये विकसित देशों में सबसे ज्यादा दरों में से एक है। जी हाँ, ये काफ़ी ऊंची दर है, लेकिन शायद जो मौजूदा दरें हैं उनसे भी ज़्यादा चिंता लोगों को भविष्य को लेकर है कि आगे क्या होगा। मतलब अनिश्चितता। बिल्कुल। कई अमीर लोगों और निवेशकों को डर है कि आने वाले वक्त में टैक्स का बोझ और बढ़ सकता है। जैसे देखिए, टैक्स की सीमाएं फ्रीज कर दी गई हैं। इसका मतलब क्या है कि महंगाई बढ़ने पर भी टैक्स स्लैब नहीं बदलते, तो ज्यादा लोग ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। अच्छा, ये तो चुपचाप टैक्स बढ़ाने जैसा हुआ। हाँ, एक तरह से। इसके अलावा 10 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति पर 2% वेल्थ टैक्स लगाने के प्रस्ताव हैं, या कैपिटल गेन्स और विरासत टैक्स बढ़ाने की बातें चल रही हैं। तो इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसे मतलब जब्ती कराधान जैसा महसूस किया जा रहा है, जैसे सरकार संपत्ति छीनना चाह रही हो। ओह। और सबसे बड़ी बात, इससे अनिश्चितता पैदा होती है। देखिए, पैसा वही टिकता है जहां स्थिरता हो, जहां पता हो कि आगे नियम क्या होंगे। पैसा अप्रत्याशितता को पसंद नहीं करता है। और इसी कड़ी में ये जो नॉन डॉम व्यवस्था खत्म हुई है, इसे एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ये नॉन डॉम क्या था असल में, और इसका हटना इतना अहम क्यों है? हाँ, ये नॉन डॉम एक खास ब्रिटिश टैक्स व्यवस्था थी। देखिए, इसके तहत वो लोग जो ब्रिटेन में रहते थे लेकिन ये दावा करते थे कि उनका स्थायी निवास यानी डोमिसाइल किसी और देश में है। अच्छा। उन्हें अपनी विदेश में हुई कमाई पर ब्रिटेन में टैक्स देने से छूट मिल जाती थी। पूरी तरह से नहीं, पर काफी हद तक। ओह, तो ये तो बहुत बड़ी रियायत थी। हाँ, और ये व्यवस्था कई दशकों तक दुनिया भर के अमीर लोगों, व्यापारियों, निवेशकों को ब्रिटेन की तरफ खींचने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया थी। तो मतलब ये एक तरह का चुंबक था वैश्विक पूंजी के लिए। हाँ, बिल्कुल, आप कह सकते हैं। इसे खत्म करने के फैसले ने ब्रिटेन में रहने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय अमीर हैं, खासकर जिनका कारोबार दुनिया भर में फैला है, उनके बीच एक बेचैनी सी पैदा कर दी है। उन्हें लगा कि भाई ब्रिटेन अब शायद उतना खुला या वो स्वागत करने वाला माहौल नहीं दे रहा है जैसा पहले देता था। इसने एक साफ संकेत दिया कि नियम बदल रहे हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे टैक्स नीतियां सिर्फ सरकारी खजाना भरने का साधन नहीं होती, वो देश के आर्थिक नजरिए और राजनीतिक माहौल का भी आईना होती हैं। बिल्कुल सही। ये सिर्फ टैक्स की दरों का खेल नहीं है, ये इस बात पर भी सवाल उठाता है कि क्या ब्रिटेन इस तेजी से बदलती दुनिया में अपनी वो जो खास जगह थी वो बनाए रख पाएगा, खासकर ब्रेग्जिट के बाद। और ये जगह बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन वैसे भी दुनिया में अपनी एक नई पहचान, एक नई भूमिका तलाश रहा है। सही बात है। अगर ऐसे में वो वैश्विक पूंजी और प्रतिभा को आकर्षित करने की क्षमता खो देता है तो ये उसके लिए मतलब दोहरा झटका होगा। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई संख्या की बात और कारणों की पड़ताल। अब जरा ये देखते हैं कि ये अमीर लोग, ये HNWIs, अगर ब्रिटेन छोड़ रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं? जाहिर है कहीं तो जा रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। वो गायब नहीं हो रहे हैं। वो ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां उन्हें स्थिरता मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है और सबसे बढ़कर नियमों में स्पष्टता और कम टैक्स का माहौल मिल रहा है। तो कौन सी जगह हैं ये? इसमें देखिए, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE एक बड़ा नाम बनकर उभरा है। अच्छा, दुबई, अबू धाबी? हाँ, वही। वहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं है, सरकार का विकास का एजेंडा बहुत महत्वाकांक्षी है और कारोबार के लिए माहौल काफी अच्छा माना जाता है। और सुनने में आया है कि सऊदी अरब भी अब खुद को वैश्विक पूंजी के लिए एक नए ठिकाने के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। ORF के विश्लेषण में एक दिलचस्प लाइन थी। हाँ, कि जब ब्रिटेन में टैक्स की दर 45% हो तो रेगिस्तान भी हरा भरा लगने लगता है। हाँ, ये बात काफी हद तक माहौल को बयां करती है। इसके अलावा अमेरिका, वहां तो टैक्स जटिल है सुना है। हाँ, टैक्स सिस्टम काफी जटिल है, लेकिन वहाँ खासकर ऑस्टिन और मियामी जैसे शहरों में नए बिजनेस और इनोवेशन के मौके बहुत हैं, तो वो भी अमीर लोगों को खींच रहा है। फिर दक्षिणी यूरोप के देश हैं जैसे इटली, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, ये भी खास रेजिडेंसी प्रोग्राम और टैक्स में छूट देकर निवेशकों को लुभा रहे हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सिंगापुर है, कनाडा है और कैरिबियन देश भी हैं। हाँ, कैरिबियन में वो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट वाले प्रोग्राम चलते हैं। अच्छा, मतलब पैसा लगाओ और नागरिकता पाओ। हाँ, या खास दर्जा पाओ। ये देश भी चुपचाप काफी पैसा और अमीर लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इस पूरी तस्वीर में देखें तो ब्रिटेन मतलब तुलनात्मक रूप से कम आकर्षक होता जा रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है।
और मैं फिर कहूँगा ये सिर्फ टैक्स की वजह से नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर वहाँ रहने, निवेश करने, बिजनेस करने का जो पूरा पैकेज है, जो ब्रिटिश सौदा कभी हुआ करता था, वो पहले जैसा मजबूत नहीं लग रहा है। ये जो पूंजी और प्रतिभा के लिए खींचतान है, ये सिर्फ ब्रिटेन की कहानी तो नहीं है ना? मतलब दुनिया भर की सरकारें आजकल इसी मुश्किल से जूझ रही हैं, है ना? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कि भाई महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक विकास धीमा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकारी सेवाएं चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाएं? ये एक वैश्विक चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग देश इससे निपटने के लिए अलग-अलग रास्ते अपना रहे हैं। अच्छा, कैसे? कुछ देश हैं जो पूंजी और निवेश को प्रोत्साहित करने पर फोकस कर रहे हैं। जैसे आयरलैंड को देखिए, कम कॉर्पोरेट टैक्स उसकी पहचान बन गया। हाँ, वो तो है। सिंगापुर खासतौर पर फैमिली ऑफिस, यानी जो बड़े अमीर परिवारों के निजी निवेश दफ्तर होते हैं, उनको टैक्स छूट देकर आकर्षित कर रहा है। यूएई ने नियम कानून इतने सरल बना दिए हैं, मतलब घर्षण रहित, कि वहां बिजनेस करना आसान हो गया है। और दूसरी तरफ ब्रिटेन जैसे देश हैं जो शायद रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण के मॉडल पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है। मतलब अमीरों पर टैक्स बढ़ाओ और उस पैसे को आम लोगों या सरकारी सेवाओं पर खर्च करो। ये सुनने में और राजनीतिक तौर पर शायद आसान लगता हो। हाँ, वोट मिलते हैं इससे। लेकिन क्या इसके उल्टे नतीजे भी हो सकते हैं? और यही वो अहम सवाल है जिस पर ओआरएफ का विश्लेषण रोशनी डालता है। देखिए, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना राजनीतिक रूप से लोकप्रिय हो सकता है, बिल्कुल। हाँ। लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा या मतलब बिना सोचे समझे किया जाए, तो ये उन लोगों को ही देश से बाहर धकेल सकता है जिनसे आप टैक्स लेना चाहते हैं। ये तो उल्टा पड़ गया। हाँ, पूंजी के लिए जो वैश्विक दौड़ चल रही है, वो सिर्फ पैसा खींचने की नहीं है। ये असल में इनोवेशन यानी नई सोच, निवेश और एक मजबूत बिजनेस माहौल बनाने की दौड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अमीर लोग देश छोड़ते हैं तो वो सिर्फ अपना पैसा लेकर नहीं जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अक्सर अपने साथ अपना कारोबार ले जाते हैं, अपने नए आइडियाज ले जाते हैं, और अपनू जो समाज सेवा या दान पुण्य की गतिविधियां होती हैं वो भी ले जाते हैं। इन सब का अर्थव्यवस्था पर कई तरह का और लंबे समय तक असर पड़ सकता है। जैसे रोजगार पर असर? रोजगार पैदा करने से लेकर नई तकनीक लाने तक उनका योगदान कई स्तरों पर होता है। इसलिए ये सोचना कि सिर्फ टैक्स बढ़ाकर सब ठीक हो जाएगा, शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो फिर ब्रिटेन के लिए आगे का सही रास्ता क्या हो सकता है? क्या उसे अपनी माली हालत सुधारने, जिसे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं? हाँ, राजकोषीय जिम्मेदारी, और दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी बने रहने यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इनके बीच किसी एक को चुनना ही होगा। नई चांसलर रेचल रीव्स के सामने ये एक बड़ी दुविधा है। हाँ, बिल्कुल। सरकार ने खुद पर उधार ना बढ़ाने के जो नियम लगाए हैं, उन्हें निभाते हुए मौजूदा सरकारी खर्चों को जारी रखने के लिए करीब 40 बिलियन पाउंड का अतिरिक्त टैक्स राजस्व जुटाना होगा। 40 बिलियन पाउंड, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और सबसे आसान रास्ता क्या दिखता है? अमीरों पर टैक्स बढ़ा दो, इससे राजनीतिक फायदा भी मिलेगा। लेकिन ओआरएफ विश्लेषण आगाह करता है कि ये रास्ता लंबे समय में महंगा पड़ सकता है। ये ब्रिटेन से पूंजी और प्रतिभा दोनों को बाहर भगा सकता है। तो क्या ओआरएफ विश्लेषण कुछ और रास्ते भी सुझाता है? ऐसे रास्ते जो शायद थोड़े मुश्किल हों लेकिन ज्यादा टिकाऊ हों? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण कुछ रणनीतिक विकल्पों की बात करता है, जो शॉर्ट टर्म सियासी फायदे के बजाय मतलब लॉन्ग टर्म सोच पर आधारित हैं। क्या है वो विकल्प? पहला सुझाव ले, सुधार करें, भगाएं नहीं। रिफॉर्म डोंट रिपेल। जैसे वो जो नॉन डॉम व्यवस्था थी, हाँ, उसे पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसमें सुधार किया जा सकता था, ताकि वो निष्पक्ष भी रहे और आकर्षक भी बनी रहे। कैसे सुधार? शायद विदेश से पैसा वापस लाने पर कुछ समय के लिए छूट देना, या उसके फायदों की कोई सीमा तय करना, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। अच्छा, और दूसरा सुझाव? दूसरा सुझाव है टैक्स का आधार बढ़ाएं। यानी सिर्फ गिने चुने सबसे अमीर लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाते जाने के बजाय कोशिश ये होनी चाहिए कि टैक्स देने वालों का दायरा बढ़े। मतलब और लोग टैक्स नेट में आए। हाँ, और जो लोग टैक्स चोरी करते हैं या बचाते हैं, उन पर लगाम कसी जाए। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए सरकार टैक्स की चोरी रोकने के उपायों को मजबूत कर सकती है। जैसे HMRC यानी ब्रिटेन का जो टैक्स विभाग है, उसके टेक्नोलॉजी सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि बड़ी कंपनियों और जटिल ट्रस्टों पर बेहतर नजर रखी जा सके। ठीक है। या फिर ब्रिटेन में काम कर रही बड़ी विदेशी कंपनियों पर एक न्यूनतम टैक्स लगाने जैसा कदम उठाया जा सकता है। तीसरा सुझाव निवेश को बढ़ावा देने से जुड़ा है। हाँ, निवेश को पुरस्कृत करें, रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट। अगर देश में ही इनोवेशन और नए बिजनेस को प्रोत्साहन मिलेगा तो पैसा देश में ही रहेगा और बढ़ेगा भी।
तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? सरकार उन लोगों को टैक्स में छूट दे सकती है जो अपना मुनाफा वापस इन्वेस्टमेंट वाले उद्योगों में लगाते हैं, री-इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। अच्छा, और चौथा? और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, दुनिया भर की प्रतिभा को आकर्षित करें, अट्रैक्ट ग्लोबल टैलेंट। ब्रिटेन को दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशनल्स, इनोवेटर्स और रिसर्चर्स के लिए एक आकर्षक जगह बने रहना होगा। और इसका मतलब सिर्फ टैक्स में रियायत देना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है वीजा नियमों को आसान बनाना, नियम कानूनों में स्पष्टता लाना और एक सुरक्षित माहौल देना भी शामिल है। पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? लगता है ब्रिटेन आज एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ा है। हाँ, एक चौराहे पर। अमीर लोगों का देश छोड़कर जाना, जिसकी वजह टैक्स को लेकर अनिश्चितता और अर्थव्यवस्था की दूसरी चिंताएं हैं, वो देश को अपनी नीतियों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। हाँ, उसके सामने अब दो रास्ते दिखते हैं मोटे तौर पर। या तो वो इसी रास्ते पर चलता रहे जहाँ टैक्स बढ़ रहे हैं, नियम सख्त हो रहे हैं और शायद, जैसा कि आंकड़े दिखा रहे हैं, पैसा और प्रतिभा देश से बाहर जा रहे हैं। और दूसरा रास्ता? या फिर वो खुद को एक खुली, प्रतिस्पर्धी और अवसरों से भरी अर्थव्यवस्था के तौर पर दुनिया के सामने फिर से री इमेजिन करें, फिर से पेश करें। और ऐसा करने के लिए, जैसा कि ORF विश्लेषण कहता है, शायद ब्रिटेन को पैसे को एक बोझ, एक लाइबिलिटी की तरह देखना बंद करना होगा। हाँ। और उसे एक संसाधन, एक रिसोर्स की तरह देखना शुरू करना होगा, जिसे संभालने, सहेजने और बढ़ाने की ज़रूरत है, पोषित करने की ज़रूरत है। जहां टैक्स का सिस्टम समझदारी भरा हो, स्मार्ट टैक्सेशन हो, जहां संस्थाएं मजबूत हो और जहां नीतियां बनाते समय दूर की सोची जाती हो, एक रणनीतिक सोच हो। और ये बात हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है, खासकर भारत जैसे विकासशील और उभरते देशों के नजरिए से। जी बिल्कुल। पूंजी और प्रतिभा के लिए दुनिया भर में जो ये खींचतान चल रही है, उसे देखते हुए दूसरे देश, जिनमें भारत भी शामिल है, वो ब्रिटेन की इस मौजूदा दुविधा से क्या सीख सकते हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। कैसे अपनी ज़रूरतों, अपनी राजकोषीय ज़रूरतों और दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखने, अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के बीच संतुलन साधा जाए? संतुलन साधना ही कुंजी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे नीति बनाने वालों को और शायद हम सबको सोचने की ज़रूरत है। जी। अगर आपको UPSC परीक्षाओं या सामान्य जानकारी के लिहाज से दुनिया भर की ऐसी अहम घटनाओं और उनके विश्लेषण में दिलचस्पी है, तो हमारे इस प्रयास को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है इस विषय पर, तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उन पर ध्यान दें।